Okay, students, we will wait for 5 minutes and we start this class, psychology class for DSSSB, PRT, and CTET. So this psychology class is for PRT and for special education. In this class हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट साइकोलॉजी की साइकोलॉजी क्या है, कहाँ से डिराइव हुई है साइकोलॉजी, और इस टर्म का मतलब क्या है. सो स्टार्ट करते हैं. हम काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं. सो व्हाट इज साइकोलॉजी? The psychology term derived from the Greek words psychic and logos. If I break this term psychic and logos, so psychic means soul and logos is study of science. तो scientific study of soul is defined as psychology. तो मनोविज्ञान क्या है? एक ग्रीक शब्द से आया हुआ है जिसमें दो पार्ट हैं, साइकिक और लोगस. तो साइकिक का मतलब है आपका आत्मा और लोगस का मतलब है आपका विज्ञान. तो आत्मा का अध्ययन करने के लिए जब हम विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान. तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड, दोनों की स्टडी है साइकोलॉजी. सोल की भी स्टडी है और माइंड की भी स्टडी है. तो साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस which study mental process, experiences and behavior in different context. तो मनोविज्ञान हमें मदद करता है अलग अलग चीज़ें जानने में. एक इंसान का मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, वो कैसे व्यवहार कर रहा है. मान लो कोई आपके सामने गुस्सा हो रहा है या फिर कोई आपके सामने दुखी है, तो आपको ये चीज़ पहचाननी होगी कि वो क्यों दुखी है, क्यों खुश है. तो क्लासरूम में भी करेंगे ना हम, जब एज अ टीचर अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो बच्चे बैठे होंगे वो क्यों परेशान हैं या फिर वो आज क्यों पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी समझ में आएंगी अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी समझ पाए तो. सो 4 स्टेजेस हैं साइकोलॉजी की इवोल्यूशन की, मतलब कि कैसे कैसे साइकोलॉजी की डेफिनेशंस चेंज होती गई हैं. अगर मैं पहली स्टेज की प्रथम चरण की बात करूं तो साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोल. पहले सिर्फ साइकोलॉजी को ये बोला जाता था कि ये एक मनोविज्ञान का अध्ययन, मतलब आत्मा के अध्ययन का तरीका है, इसे हम मनोविज्ञान कहते हैं. और दूसरे स्टेज में फिलोसोफर ट्राइड टू डिफाइन साइकोलॉजी. लेकिन दूसरे स्टेज तक आते आते क्या किया, फिलोसोफर्स ने बात बताने की कोशिश की कि भाई साइकोलॉजी क्या है. तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या बताया, मनोविज्ञान क्या है, द स्टडी ऑफ माइंड. मनोविज्ञान असलियत में क्या है, अध्ययन है जो हम मन का अध्ययन करते हैं. तो किसी भी इंसान के मन का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स. दूसरे चरण की अगर हम बात करें, डेफिनेशन कैसे बदल गई. तीसरे चरण में अगर हम आए तो विलियम जेम्स, विलियम वुंड्स एंड एडवर्ड टिचरमैन, इन तीनों ने मिलकर साइकोलॉजी के बारे में बताया कि साइकोलॉजी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन कॉन्शियसनेस. मतलब मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान मदद करता है हमारी, मतलब हमारी चेतना का व्याख्या करने में मदद करता है. कॉन्शियसनेस को अगर मैं और अच्छे शब्द में बोलूं तो कॉन्शियसनेस का मतलब है, कॉन्शियसनेस का मतलब है आपका जागरूकता. ठीक है. तो कॉन्शियसनेस का मतलब है हमारा जागरूक होकर चीजें करना.
तो जो चीज़ हमें समझ में आ जाए कि क्या चीज़ जागरूक होकर हम कर रहे हैं, क्या चीज़ जागरूक होकर हम नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना इज़ लाइक कि हम इस बोर्ड को देख रहे हैं, इसको मतलब टी इसकी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो ये सब क्या है हमारे दिमाग में जा रहा है और हमें पता है अभी इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं। तो जिन चीज़ों को हमें पता होता है, वो कॉन्शसनेस कहलाती हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस कहलाती है, और जिन चीज़ों को हमें पता नहीं होता, वो अनकॉन्शियस में होती हैं हमारे। ठीक है? सो विलियम उसके बाद मैकडॉगल ने भी एक कुछ बताया, विलियम मैकडॉगल ने। अगर हम फोर्थ पे जाएं, फोर्थ स्टेज पे धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, देखिए साइकोलॉजी का। ठीक है, तो अगर हम फोर्थ स्टेज पे जाएं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी में बी द बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव डिफाइन एज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। मतलब एक तरीके से साइकोलॉजी क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है जो हमें जानने में मदद करती है लिविंग जितने भी क्रिएचर हैं सबके बारे में। तो इन्होंने ह्यूमन को ही नहीं लिया, सबको बता दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मनोविज्ञान क्या है, सबसे अच्छा और सबसे व्यापक रूप है जीवित प्राणियों के व्यवहार और सकारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है मनोविज्ञान को। तो हम कर सकते हैं इसको सकारात्मक विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। फिर साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। साइकोलॉजी की मदद से ही हम क्या कर पाते हैं, अपना बिहेवियर कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, और ये भी एक और डेफिनेशन है जो अब आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसका उद्देश्य हमें समग्र रूप से जीव के व्यवहार की बेहतर समझ और नियंत्रण देना सिखाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान की, यहाँ पे कैसे नियंत्रित कर पाते हैं हम। आपने देखे हैं जो पुलिस वाले जो डॉग्स होते हैं, जो पुलिस के पास डॉग्स होते हैं, जो ट्रेन्ड डॉग्स होते हैं, ठीक है, वो डॉग्स क्या करते हैं भाई, वो डॉग्स आसानी से कपड़े को सूंघकर उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि ये कपड़ा कहाँ से आया है, या फिर इसको पहनकर आगे कौन कितनी दूर गया जंगल में। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान की मदद से हमने किसी को ट्रेंड कर दिया, बेहतर नियंत्रित करना सिखा दिया चीज़ें। तो वहाँ पर डॉग को फूड दे देकर ट्रेंड किया जाता है, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि मतलब जानवरों को भी ट्रेंड किया जाता है साइकोलॉजी की मदद से, और इंसानों को भी जो उनको परेशानियां आती हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, या बच्चों को क्लास में जो परेशानियां आती है उनको भी ट्रेंड किया जाता है, सही किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी साइकोलॉजी में ही, सो वी कैन से एक्सपीरियंस आर इंटरनल टू द एक्सपीरियंस पर्सन एंड देन वी रिफर टू द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एंड मेंटल प्रोसेस। तो 3 प्रोसेस होती हैं साइकोलॉजी की। पहला है एक्सपीरियंस, जो आपने अभी यहाँ लिखा देखा। ठीक है, दूसरा है आपका बिहेवियर, और तीसरा है आपका, पहला एक्सपीरियंस, दूसरा बिहेवियर, तीसरा है मेंटल प्रोसेस। ठीक है, सो एक्सपीरियंस क्या होते हैं, पहले इनकी बात करते हैं। एक्सपीरियंस दोनों हो सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस क्या होते हैं, कॉन्शियसनेस वाली चीजें हैं। अगर हम कॉन्शियसनेस को अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या होता है, जागरूकता। तो एक्सपीरियंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, ये सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, और कॉन्शियस अवेयरनेस से पता लगते हैं हमें। तो अगर मैं बोलूं कॉन्शियस का मतलब, तो कॉन्शियस मतलब क्या है, माइंड। माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड जो सिर्फ 10% है, सबकॉन्शियस माइंड जो 90% है। ठीक है, और ये वो माइंड है नीचे वाला जो आपको सबकॉन्शियस दिख रहा है, ये वो दिमाग है हमारा। ठीक है, जो जो मतलब हमारे बिल्कुल क्या कहते हैं, अवेयरनेस में ही नहीं है, जिससे हम जागरूक ही नहीं है। ठीक है, जो भी मेरे डिजायर्स, मेरी इच्छाएं हैं छुपी हुई, जो भी मेरे अंदर क्या कहते हैं, मतलब जो मैं लोगों को दिखाना नहीं चाहता, ठीक है, लोगों से छुपाना चाहता हूँ जो चीजें, मेरे हिडन डिजायर्स, वो सारे किस में आते हैं, वो सारे सबकॉन्शियस में आते हैं।
और कॉन्शियस में कौन से आते हैं? वो सारी चीज़ें जो मैं लोगों के सामने शो करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें आती हैं कॉन्शियस में। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दूँ, कॉन्शियस में आ जाएगा अगर मैं एक ऐसी अननोन जगह जाऊँ जहाँ पे मतलब मुझे अपने आप को शो ऑफ करना है, तो कॉन्शियस में आ जाएगा कि मैं वहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास तो ये है सामान, ठीक है? मेरे पास एक बड़ी-सी गाड़ी है, मेरे पास एक बड़ा-सा बंगला है। जो चीज़ मैं वहाँ पर लोगों में मतलब शो ऑफ कर रहा हूँ, वो क्या है? कॉन्शियसनेस का पार्ट है। सबकॉन्शियस की अगर मैं बात करूँ, जो मेरे को पता है असलियत में मेरे पास है क्या और क्या नहीं है, ठीक है? मैं कैसा इंसान हूँ और कैसा इंसान नहीं हूँ, वो सब क्या है? मेरा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, ठीक है? सो एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, यहां पर इन्होंने बात करी। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? अनुभव क्या होते हैं? व्यक्ति पारक होते हैं। इसका मतलब क्या है व्यक्ति पारक का मतलब? इसका मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन ये अनुभव चेंज हो जाएंगे, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को 10 लोगों को एक स्टोरी पढ़ने को दूं अलग अलग कमरे में बिठाकर, और मैं आपसे कहूं कि बताओ आपने उस स्टोरी से क्या सीखा, तो हर एक इंसान का या हर एक बच्चे का जो अनुभव होगा उस स्टोरी के लिए वो अलग अलग हो सकता है। ऐसे जब आप एक फिल्म थिएटर में जाके मूवी देखते हैं, तो उस मूवी का भी अनुभव हर एक इंसान का अलग अलग होता है। किसी को पसंद आती है बहुत, किसी को नहीं पसंद आती है, किसी को थोड़ा कम पसंद आती है। तो वो सब क्या है? सब्जेक्टिव नेचर। तो सब्जेक्टिव वर्ड जहां पे भी आप देखेंगे उसका मतलब क्या है कि जो इंसान से इंसान पे बदल जाए, ठीक है? जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे। अगर यहां पे लिखा होता ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को आप क्या बोलते? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, हमेशा सेम रहेगी। तो जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है? तो व्यक्ति पारक मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे जाके चेंज हो जाए। तो एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? व्यक्ति पारक सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, जो चेंज हो जाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान पे जाने पे। सो एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस बाय इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशंस। ये दोनों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है? अब मैं इसका एक अगर एग्जांपल लूं, मान लो मेरा मन अगर खुश नहीं है, मैं मन से दुखी हूं, ठीक है? तो मेरे सामने जो भी चीजें अच्छी हो रही हो क्लासरूम में, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा? नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्योंकि मैं इंटरनली दुखी हूं, इसलिए मैं एक्सटर्नली भी अपने मतलब परफॉर्मेंस शो नहीं कर पा रहा। तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि यस, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो मेरे अनुभव हैं, वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, ठीक है? और वो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन दोनों से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहेवियर आर रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्सेज और रिएक्शन वी मेक और एक्टिविटीज वी इंगेज। बिहेवियर्स क्या होते हैं? अच्छा, मैंने आपको 3 बताए थे। अभी अभी मैंने बताया था कि साइकोलॉजी में 3 चीजें होती हैं। हमने अभी एक्सपीरियंस की बात कर ली, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बिहेवियर की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? मेंटल प्रोसेस की बात करेंगे। तो बिहेवियर क्या होते हैं ये हमें पता है इसका, कि व्यवहार को बिहेवियर कहते हैं। तो बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी इंगेज इन। जिन भी एक्टिविटीज में हम इंगेज होते हैं या जिस तरीके का हम बर्ताव करते हैं उसे बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर जनरली 2 तरीके के होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर, ठीक है? जो आपको इंसान में सामने से दिख जाएंगे। तो मतलब कुछ व्यवहार खुले होते हैं और कुछ व्यवहार सिर्फ गुप्त रहते हैं। तो गुप्त व्यवहार को हम बोलते हैं कोवर्ट बिहेवियर, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय अ पर्सन, और विच कैन बी एक्सप्रेस बाय अ पर्सन आर कॉल्ड ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है? तो ये नहीं दिखेंगे आपको इंसान में, ये दिख जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर की, तो फिर से सुनो। ओवर्ट बिहेवियर जो दिख जाएंगे सामने इंसान में, और कोवर्ट बिहेवियर जो नहीं दिखेंगे सामने इंसान में, उन्हें हम बोलेंगे कोवर्ट बिहेवियर। सो व्हेन यू आर इन द डिफिकल्ट सिचुएशन while playing a game of chess, so you almost feel
योर हैंड मसल्स ट्विचिंग। तो आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख भी सकते हो, या इससे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि जब आपके सामने आपका फ्रेंड मुस्कुरा रहा है, ठीक है, या फिर आपके सामने गुस्सा हो रहा है, रो रहा है, तो ये गुस्सा होना, रोना, या फिर क्या कहते हैं दुखी होना, या फिर बहुत ज्यादा खेलना, हंसना, ये सब क्या दिखाता है? ओवर्ट बिहेवियर, जो एक आसानी से एक इंसान में सामने से हमें दिख जाएंगे कि अभी खुशी है, अभी इसको दुख है, अभी ये अच्छा महसूस कर रहा है, अभी ये बुरा महसूस कर रहा है। कोवर्ट बिहेवियर में ऐसा नहीं होता। कोवर्ट बिहेवियर इंटरनली होते हैं, ना आपको उसके फेस पे दिखेंगे, ना आपको उसकी बॉडी से पहचान में आएंगे। ठीक है, अगर हम एक इन ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर को एक इमेजेस से समझना चाहें कुछ, तो आप यहां देख सकते हैं कुछ इमेजेस हैं जिसमें क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज ओवर्ट बिहेवियर एंड व्हाट इज कोवर्ट बिहेवियर। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, आप ओबामा को देख सकते हैं कि ये इस समय कैसा मूड है इनका, मतलब ये डिस्गस्ट महसूस कर रहे हैं, वियर्ड टाइप महसूस कर रहे हैं, एंड यहाँ पे बड़े खुश हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि मतलब नॉर्मल है, और या फिर क्या कहते हैं स्माइलिंग फेस है। सो ये हैप्पीनेस और ये क्या कहते हैं डिस्गस्ट वाली फीलिंग आ गई। यहाँ पर ये डरे हुए वाली फीलिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये कैसी फिगर है जहां पे ये गुस्सा शो कर रहा है, एंगर शो कर रहा है। ठीक है, तो चीजें चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग, और हमें दिख भी रहा है कि कौन सा ओवर्ट बिहेवियर है, कौन सा कोवर्ट। ये कोवर्ट बिहेवियर है, क्योंकि यहाँ पे ये स्माइलिंग दिख रही है, लेकिन क्या पता है इसके माइंड में इंटरनली क्या क्या चीजें चल रही हैं हमें नहीं पता। क्या पता है ये अंदर से दुखी हो, क्या पता है क्या कहते हैं आज ये सुबह पेरेंट्स से पिट कर आया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम कोवर्ट बिहेवियर की बात करें, तो ये डरी हुई तो हमें दिख रही है, डरी हुई दिखना इसका मतलब ओवर्ट बिहेवियर शो हो रहा है हमें इसका। बट अगर मैं कोवर्ट बिहेवियर की बात करूं तो क्या चीजें हैं जो मुझे नहीं दिख रही हैं? मे बी वो डरने के पीछे का रीजन क्या हो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें। तो ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा फोटोज से कि कैसा, जो दिख जाए शक्ल पे ओवर्ट, जो ना दिखे शक्ल पे और बॉडी पे कोवर्ट। और अगर हम बात करें तो बिहेवियर एज एन एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बिहेवियर दोनों चीजें होती हैं। बिहेवियर एक एसोसिएशन होता है बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मीन्स बोथ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। पहली बात ये समझिएगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। अगर मुझे किसी ने चूटी भर दी, ठीक है, और किसी ने मुझे नोच दिया, तो वो क्या होगा? स्टिमुलस। उसके अगेंस्ट मैं रिस्पॉन्स क्या शो करूंगा? अपना हाथ वहां से हटा लूंगा, चिल्लाऊंगा, या फिर क्या कहते हैं रोने लग जाऊंगा। तो स्टिमुलस मतलब कोई भी एक्सटर्नल चेंज, जैसे किसी ने चूटी भरी मुझे तो डेट इज एक्सटर्नल चेंज हुआ, मेरे को दर्द होने लग गया। अब उस दर्द के अगेंस्ट जो मैं रिस्पॉन्स शो करूंगा, चिल्लाना, रोना, या फिर क्या कहते हैं हाथ हटाना, वो सब रिस्पॉन्स है। ठीक है, सो बोथ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बाह्य भी हो सकते हैं और अंतः भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बाह्य ही हो, बाह्य भी हो सकते हैं और अंतः भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम पहले मेंटल प्रोसेस की बात और कर लेते हैं हम। ठीक है, सो मेंटल प्रोसेस यहीं पर है थोड़ा सा। मेंटल प्रोसेस का मतलब है जितनी भी सारी गतिविधियां मेरे दिमाग में चलती हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर चीज के लिए, वो सारी गतिविधियां क्या कहलाती हैं? मेंटल प्रोसेस। ये आगे जाकर हम अच्छे से पढ़ेंगे, लर्निंग, ठीक है, परसीविंग और एक्सपीरियंसिंग और बिहेविंग, ये सारी प्रोसेस मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। साइकोलॉजी को हम तीन चीजें बोलते हैं, पहला आएगा डिसिप्लिन, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, फिर हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। ठीक है, तो हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हाँ भाई साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, क्यों होता है सब्जेक्ट, ये बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस भी है, तो क्यों है ये विज्ञान से रिलेटेड, ये बात करेंगे। फिर साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस भी है, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान से कैसे रिलेटेड है ये, तो ये भी बात करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं, साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ सकते हैं हम साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट? साइकोलॉजी द स्टडी बिहेवियर, एक्सपीरियंस, मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी हमें मदद करता है क्या करने में? अध्ययन करने में व्यवहार, अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं का। तो किसी चीज का अध्ययन आप तभी कर सकते हैं ना जब आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेस रिजल्ट इन द डिफरेंट बिहेवियर। ये भी जानने में मदद करता है कि दिमाग कैसे काम करता है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं दिमाग में होती हैं। तो साइकोलॉजी इज जनरली कैटेगराइज एज अ सोशल साइंस। कई जगह पे हम साइकोलॉजी को लेकर चलते हैं कि ये एक सामाजिक विज्ञान है। कई जगह पे हम साइकोलॉजी को बोलते हैं कि ये तो क्या है, न्यूरो साइंस में भी यूज होता है, मतलब तंत्रिका विज्ञान। आपने सुना होगा कि भाई डॉक्टर बोलता है एमआरआई करा लो इसका, ईसीजी करा लो इसका, ईईजी करा लो इसका। तो वो एमआरआई, ईईजी या ईसीजी ये सब क्या है? ये विज्ञान के रूप से आप पता लगाना चाह रहे हैं कि मतलब एक इंसान के मस्तिष्क में कौन सी परेशानी है या फिर कौन से दिमाग का पार्ट उसका सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आप न्यूरो साइंस का यूज, कंप्यूटर साइंस का यूज कर रहे हैं साइकोलॉजी में, है ना। तो साइकोलॉजी इज जनरली कैटेगराइज एज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस कैसे है अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आया कि हाँ भाई ये सोशल साइंस से भी रिलेटेड है, हाँ भाई ये कंप्यूटर विज्ञान से भी रिलेटेड है, हाँ भाई ये तंत्रिका विज्ञान से भी रिलेटेड है। तो अब हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये अपने आप में भी एक डिसिप्लिन, अपने आप में भी एक सब्जेक्ट होगा। तो अब बात करते हैं कि ये नेचुरल, एक सेकेंड, हाँ अब बात करते हैं कि ये नेचुरल साइंस से कैसे रिलेटेड है। नेचुरल साइंस से कैसे है? साइकोलॉजी हैज इट्स रूट्स इन फिलोसफी, हाउएवर मॉडर्न साइकोलॉजी हैज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड एंड स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो फिलोसोफर्स जो थे वहां से साइकोलॉजी की रूट आई है। पहले जो था इंडिया में साइकोलॉजी जैसा शब्द कुछ नहीं था, वेस्टर्न में साइकोलॉजी डेवलप हुई। तो फिलॉसफी थी सिर्फ यहाँ पे। फिलॉसफी का मतलब हम क्या बोलते हैं? जब लोग अपने अध्ययन के अनुसार कोई भी चीज का मतलब बता देते हैं। कुछ लोग कहते थे कि जो अर्थ है वो चकोर होती है, तो बिगर अध्ययन के, बिगर साइंटिफिक प्रूफ के सिर्फ बात कह देना इज फिलॉसफी। ठीक है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। तो सिर्फ पहले फिलोसोफर्स थे, जैसे आपने सुना होगा श्री अरबिंदो। ठीक है, तो ये फिलोसोफर्स थे। तो फिलॉसफी से धीरे धीरे साइकोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने लग गए, और जो फिलॉसफी जितनी भी थी उसको आज की टाइम में हम इंडियन साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी से भी रिलेटेड है। अब ये नेचुरल साइंस क्या है? देखो, साइकोलॉजी में किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए, मनोविज्ञान में किसी भी बात को असलियत में समझाने के लिए या फिर उसका कोई विशेष प्रूफ देने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक थ्योरी चाहिए होती है। तो ये किस बेसिस पे काम करती है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच पे काम करती है। अगर आप इस इमेज को यहां पे बड़ा करके देखें तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि सबसे पहले इंसान क्या सोचता है? अपने दिमाग में कोई आइडिया सोचता है। आइडिया सोचने के बाद धीरे धीरे वो उसके ऊपर काफी सारी बुक्स को रीड करता है, रिसर्च पेपर पढ़ता है। बुक्स को रीड करने के बाद, रिसर्च पेपर करने के बाद वो रिसर्च करना शुरू करता है। रिसर्च करना मतलब हो गया कि एक तरीके से उस चीज के ऊपर खोजबीन करनी शुरू करता है। ठीक है, अब रिसर्च करते करते वो फाइनली किस पे आता है? खोज करना शुरू करता है। खोज करते करते वो डाटा कलेक्ट करता है। मान लो उसने 50 लोगों पे वो रिसर्च करी, फिर उसके बाद वो फाइनली किस पे आता है? वो अपनी एक थ्योरी देता है। वो बताता है कि ये कारण, इस चीज के पीछे का रीजन क्या है और ये क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, मान लो पेरेंट्स की टेक केयर
पेरेंट्स की टेक केयर बताती है कि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी या बुरी होगी। ठीक है, मतलब माता पिता जिस तरीके से बच्चे को रखेंगे उसके बेसिस पे बच्चे का विकास अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। ये मेरा आइडिया है। उस आइडिया के बाद मैं उससे रिलेटेड किताबें पढ़ूंगा, कहाँ पे विकास के बारे में लिखा है, कहाँ पे पेरेंटल केयर के बारे में लिखा है। फिर मैं रिसर्च करूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा और फाइनली थ्योरी दूंगा कि हाँ, माता पिता की केयर पे डेवलपमेंट बच्चे की निर्भर करती है। या मैं बोलूंगा नहीं, माता पिता की केयर पे बच्चे की डेवलपमेंट निर्भर नहीं करती है। तो उसको मैं बोलता हूँ क्या, हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच। सबसे पहले एक आइडिया दिमाग में लाना, फिर उस पर रिसर्च करके उसकी थ्योरी देना। तो सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो आइडिया से थ्योरी पर आना, जिसको हम इंडक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं इसे हम। सो यहाँ लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग दिस अप्रोच द साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप द थ्योरी। इसी अप्रोच को इस्तेमाल कर कर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बच्चा सीखता कैसे है, बच्चा अध्ययन कैसे करता है, धारण कैसे करता है, ठीक है, या फिर अटेंशन कैसे देता है, परसेप्शन कैसे दिखता है। परसेप्शन मतलब हो गया, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी अध्ययन कर 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 हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच से बताई हैं। और साइंस में भी ऐसा ही होता है। साइंस में भी हम अगर किसी बात को कहना चाहते हैं तो उसमें भी हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच का ही यूज करते हैं, तभी हम उस बात को बता पाते हैं, कह पाते हैं। तो क्योंकि साइंस में भी यही अप्रोच यूज हो रही है, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में भी यही अप्रोच यूज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, मनोविज्ञान एक नेचुरल साइंस की तरह ही है, क्योंकि दोनों में अपनी बात को प्रूफ करने का तरीका सेम है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस कैसे है? सो ह्यूमन आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस बाय देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हम ये नहीं बोल सकते कि केवल मनुष्य जो है केवल आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से ही प्रभावित होता है। ठीक है, दे ऑल्सो क्रिएट देम, वो इंसान खुद भी उनको क्रिएट कर रहा है अपने आसपास के कल्चर को। तो साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकस ऑन द ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग। तो साइकोलॉजी को अगर हम बोल रहे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान है, तो हम तब बोल रहे हैं क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो सामाजिक प्रणाली से और मनुष्य से रिलेटेड है, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं कि वो एक सोशल साइंस। अब खुद देखिए कि अगर मैं अपने और अपने दोस्त में ही अंतर करने लग जाऊं, ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा फ्रेंड है, तो मैं अपने और अपने फ्रेंड में अंतर कैसे कर पाऊंगा? मैं अपने में और अपने फ्रेंड में ऐसे अंतर कर पाऊंगा, हम दोनों की फैमिलीज अलग अलग है, ठीक है, हम डिफरेंट फैमिली से हैं। और क्या अंतर है हमारे अंदर? हमारी हो सकता है मे बी हमारा क्या कहते हैं कास्ट अलग अलग हो, रिलीजन अलग अलग हो, ठीक है, और मैं क्या कहते हैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और हो सकता है वो यूपी से बिलोंग करता हो। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, उसका कुछ बिहेवियर मैच होता होगा यूपी से, मेरा बिहेवियर जो है वो मैच होता होगा दिल्ली से। ठीक है, जैसी मेरी फैमिली की टेक केयर होगी वैसा मेरा बिहेवियर, मेरी डेवलपमेंट होगी। जैसी उसकी फैमिली की टेक केयर होगी वैसी उसका बिहेवियर, उसकी उसकी डेवलपमेंट होगी। तो मैं उसके बेसिस पे बोल सकता हूँ ना कि हाँ, कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया भी है कि रोहित एंड शीतल वर इन द सेम क्लास, दोनों ही सेम क्लास में हैं, एंड ऑल्दो दे वर इन द सेम sorry, they were in the same class in the same school and they were just acquainted with each other, एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, लेकिन उसके बेसिस पे भी अगर मैं डिफरेंस करूं तो ये कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं? वही जो मैंने बताया, फैमिली इनकी अलग अलग है, ठीक है, जो मैंने अभी सारी चीजें बताई उनके बेसिस पे इनके अंदर कुछ बिहेवियर्स एक जैसे नहीं होंगे, कुछ चीजें सोच विचार के करने के तरीके एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि सोसाइटी कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी इंसान की ये सारी चीजों को डेवलप करने में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में पिक्चर में दिखा रखा है कि देखो सारे लोग हैं यहाँ पर, ये मैं सिर्फ क्या दिखा रहा हूँ आपको,
ये कल्चर का ही एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हमारा कल्चर सबको इक्वली ट्रीट करता है। मतलब अगर वो इंसान एक पर्टिकुलर फैमिली का है तो फैमिली सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करेगी, लेकिन हर इंसान की कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी अलग अलग होती है, ठीक है, उसकी क्षमताएं अलग अलग होती है। यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला कि सबको अगर एग्जाम पास करना है तो सबको पेड़ पे चढ़ना होगा, तो किसी के लिए तो ये एग्जाम बहुत आसान हो गया, किसी के लिए एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल हो गया कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो कुछ के लिए ये एग्जाम आसान, कुछ के लिए एग्जाम मुश्किल मुश्किल। क्यों? क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किसके बेसिस पे नहीं बना, या जो एग्जाम है वो किसके बेसिस पे नहीं बनाया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी, इनकी क्षमताओं के बेसिस पर नहीं है ये परीक्षा। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये कि जैसी क्षमताएं होती है एक इंसान की वैसे ही उसको परीक्षा देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कल्चर से वो बिलोंग करता है वैसी उसके अंदर कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसीज डेवलप होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। खैर हमें इनमें से आधी ब्रांचेस के बारे में जानना भी नहीं है। हम बेसिकली फोकस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी पे, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी बिहेवियर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, फिर अगेन एजुकेशनल साइकोलॉजी आ गया, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और काउंसलिंग और कॉग्निटिव। इन कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे, बाकी मैं बताता हूँ। एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब क्या है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों का ही मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं एक इंसान के मनोविज्ञान की और उसको कैसे कौन सी बीमारी हो रही है, जैसे उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, उसको डिप्रेशन हो रही है, ठीक है, वो सही से सो नहीं पा रहा है, तो हम उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी में रखते हैं, और ऐसे लोग क्लिनिक्स में काम करते हैं जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा काम है एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना, क्योंकि हमें एजुकेशन फील्ड में जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी मतलब ये डे 1 मैंने इसलिए मेंशन किया है कि बहुत सारी हिस्ट्री है। मैं आपको सब कुछ एक साथ ना पढ़ाकर थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आप सीख पाएं। ठीक है, सो फर्स्ट है कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी खोली गई थी लिप्जिंग के द्वारा 1879 में। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में, ठीक है, खोली गई है लिप्जिंग द्वारा। विलियम जेम्स ने 1890 में पब्लिश किया था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को। फंक्शनलिज्म इज फॉर्मुलेटेड एज अ सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, मतलब इंसान जैसे फंक्शन करता है उसकी साइकोलॉजी पे बेस्ड होते हैं सारे फंक्शंस, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो मनोविज्ञान क्या है, ये जो कार्यात्मक प्रणाली है इसकी, ठीक है, ये 1895 में आई है। ऐसे सिगमंड फ्रॉइड, ये बहुत जाने माने हैं, इनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया है साइको एनालिसिस, 1900 में इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, तो मनोविश्लेषण का विकास किया है इन्होंने। इवान पेवलोव और नोबेल प्राइज मिला है, बट इनको नोबेल प्राइज साइकोलॉजी के लिए नहीं मिला था, डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। बट अचानक एक्सीडेंटली इन्होंने साथ साथ इस पे काम करते करते, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पाचन तंत्र पे काम करते करते डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज को भी पता लगा लिया। ठीक है, तो इंसान के अंदर कैसे डेवलपमेंट होती है और किस रिस्पॉन्स के लिए कौन सा बिहेवियर शो करता है, ये सारी बातें इवान पावलोव ने पता लगा ली। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ जो भी आज हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन साइकोलॉजी टर्म डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। साइकोलॉजी शब्द इनमें से किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, हिंदी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, या फिलॉसफी से लिया गया है? ठीक है, चैट बॉक्स में हम वेट कर रहे हैं आंसर का। ओके, एक ए आंसर आया है हमारे पास, वेरी गुड। सो आंसर चेक करते हैं हम।
अगेन ग्रीक आया है हमारे पास। ओके, सो आंसर इज ए, सॉरी आंसर इज सी, ग्रीक भाषा से लिया गया है। जिनका भी ग्रीक है उनका करेक्ट है। ठीक है, प्रशांत आपका करेक्ट है, राशि आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, साइकोलॉजी कुड बी बेस्ट डिफाइन एज, मनोविज्ञान को हम सबसे अच्छी तरह परिभाषित कर सकते हैं, मतलब परिभाषित किया जा सकता है कब? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों के विज्ञान का अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन, और अ साइंस टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का विज्ञान। तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर हो सकता है? चारों में से ए बी सी डी में से हम क्या बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है? ओके, आंसर्स आने शुरू हो गए हमारे पास। रणबीर जी कह रहे हैं डी, प्रशांत कह रहे हैं डी, राशि भी कह रहे हैं डी। सो चेक करते हैं इसका आंसर। यस, आंसर इज डी, मानव व्यवहार का विज्ञान। मतलब जब हम मानव व्यवहार को स्टडी करते हैं। ठीक है, हाँ गौरी जी आपका भी सही है आंसर डी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, विच इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिहेवियर आर। हमें पता है कितने टाइप के बिहेवियर होते हैं। क्या बिहेवियर एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं? क्या बिहेवियर एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं? क्या बिहेवियर ओवर्ट और कोवर्ट होते हैं? सेंट्रल और एक्सटर्नल होते हैं? एक्सपीरियंस होते हैं? बाह्य और आंतरिक होते हैं? अप्रोक्ष और क्या कहते हैं आपका मतलब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होते हैं? और केंद्रीय और बाह्य, ये कौन सा होगा इसमें से आंसर? ओवर्ट को हम प्रत्यक्ष बोलते हैं और कोवर्ट को हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। सो अगेन दो आंसर्स मेरे पास आए हैं, राशि एंड गौरी, डी। दो ही होते हैं बिहेवियर, ओवर्ट और कोवर्ट। हमने पढ़ा था ओवर्ट जो बाहर से दिख जाएंगे। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे दो होते हैं। ठीक है, ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर। तो ऑप्शन इज बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यस भीम, आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द साइंटिफिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन। तो साइंटिफिक अप्रोच किस पे बेस्ड है? ऑर्डर, डिटर्मिनिज्म, डिस्कवरेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। वैज्ञानिक जो मतलब अप्रोच है, वैज्ञानिक अप्रोच वो किस पे आधारित है? ठीक है, आप देखिए एक बार कि किस पे आधारित है। ओके, मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। ओके, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम ऑर्डर में लगाते हैं। ओके, मैक्सिमम आंसर्स आ गए हैं, देखते हैं अब क्या आंसर है, किसका करेक्ट है। या डी आंसर करेक्ट है इसका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डिस्कवरेबिलिटी भी आ जाता है इसके अंदर। मैक्सिमम मेरे पास सी आंसर्स आए हैं, बट कुछ मेरे पास डी आंसर्स भी हैं। यस, जिनका डी है वो करेक्ट है। सो डी इज करेक्ट कि तब सब होता है, डिस्कवर भी की जाती है नई चीज़ें। जैसे अभी हमने बात करी थी कि कोई आइडिया की बात करी हमने, तो आइडिया पहले मैं सोचूंगा, फिर उसके ऊपर मैं डिस्कवरी करूंगा ना, रिसर्च करूंगा, खोजूंगा। ठीक है, सिद्धांत डिटर्मिनिज्म भी होता है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करा जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी साइंटिफिक आपको बस इतना ही पता लगा ना कि रिसर्च करी जाती है, इसलिए आपका सी आंसर आ रहा था।
नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज। साइकोलॉजी के अनुसार सारी एजुकेशन क्या है? डेलिबरेट, फंक्शनल, पर्पसिव, सेल्फ एजुकेशन, क्या क्या है? हिंदी में वो चीज कहाँ पे गलत लिखी थी? ओके, बी ऑप्शन, कुछ का सी ऑप्शन, देखते हैं। ओके, आंसर देखते हैं हम, आंसर क्या है इसका। यस, आंसर इज डी। जिन भी लोगों का डी आंसर है करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम का डी आंसर है। गौरी, प्रशांत, ओके, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको कुछ साइकोलॉजी के बारे में नई नई चीज़ें पता लगी हैं आज, और इसी से ही हम आगे शुरू करेंगे। और याद रखना है कि हमारा डे 1 था हिस्ट्री का, जिसमें हम नेक्स्ट डे 2 में और हिस्ट्री पढ़ेंगे, साथ साथ साइकोलॉजी के बारे में और जानेंगे। यस, डी आंसर है बाकियों का भी। गुड।